Hello everybody and hello students. Today we are doing another section of this moving charge and magnetism, magnetic effect of current का and topic बहुत ही important है और पीछे के आपने topics अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से समझा होगा आपने क्योंकि हमारे पास तो आपने कोई डाउट भेजा नहीं है. So I believe that you are understanding each and everything. I simply say that कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं and I will be definitely solving for you. सो आज हम लोग जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और इस नए टॉपिक का आनंद उठाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट. लेट्स व्हाट वी हैव टुडे. सो टुडे टॉपिक ऑफ टुडे इज लाइक magnetic field at an axial point. Okay, this point is at an axial point. So let me add this word here, at an axial point. Magnetic field at an axial point due to current carrying circular coil. We can write here axial point. So magnetic field at an axial point due to current carrying circular coil के वजह से, यानी कि current carrying circular coil है, there is a coil और there is a ring and उस ring में current जा रहा है और उस current के जाने की वजह से axial point पे किसी जगह पे magnetic field कैसे निकाला जाएगा, that we are going to deal with. याद किया, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से एक्सेल पॉइंट पे एंड उसका फॉर्मूला आपने के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 पढ़ा था, याद होगा आपको रिजल्ट. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस रिजल्ट और इस रिजल्ट का उस रिजल्ट से मैंने किस तरीके का पैटर्न है उसको भी कंपेयर करना चाहिए हम लोगों को. सो वी आर दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ. सो दिस इज another application of Biot-Savart's law. This is what we are going to do. So let's enter here. I mean, the topic is magnetic field at an axial point due to current carrying circular ring or coil, कुछ भी लिख ring or coil. That's what the topic is. So this is what we have. आज का हमारा जो और आपका जो एजेंडा है वो ये है. चलो जी, अब क्या करते हैं हम लोग. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए एक्सेल पॉइंट पे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चाहिए. तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग कंसिडर कर चुका हूँ. इफ यू लुक एट दिस इज अ सर्कुलर रिंग और इसमें करंट कैसे जा रहा है. यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड, आई मीन दिस साइड यू आर देयर, यू आर ऑब्जर्विंग, या ऑब्जर्वर इधर की तरफ है और ऑब्जर्वर इधर रह करके जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है ना, हमें उधर ही रह करके चीजों को देखनी होती है. सो वी वांट टू, लाइक दिस इज अ रिंग और इस रिंग के वजह से ये इसका एक्सेस है और ये एक्सेस के ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज पी और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो इफ ऑब्जर्वर इज हियर, तो वो इस रिंग को देख रहा है और व्हाट ही फाइंड्स, इसमें करंट कैसे जा रहा है. ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो ये रिंग देखेगा. if he comes from this, if he is this side and अगर वो देखना स्टार्ट करेगा तो he'll find that okay, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. this is how it is. तो अगर आप इस साइड होंगे तो आपका डायरेक्शन, यानी कि इफ यू आर दिस साइड, फिर आपका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा. और यहाँ पे आप देखें कि ये लाइन है एक्सेल, ये एक्सेल लाइन है और ये इस तरीके से 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बना के दिखाया गया है ताकि पता चले कि आप जिस साइड से देख रहे हैं और आपने क्या देखा कि ये करंट कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है. सो यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर ऑब्जर्वर हियर एंड you are as an observer here, or you are observer from this side, you are watching the ring, you are the observer and you are watching this ring from this side. तो आपको पता है कि this current is passing in anti clockwise direction. ठीक है जी.
और इस एंटी क्लॉकवाइज आई मीन इस रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और उसके वजह से एक्सेल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो क्या करने जा रहे हैं? सो एक छोटा सा एजम्पशंस लिख ले रहे थे हम लोग और फिर विल बी डूइंग दैट. सो वी कंसिडर a circular ring or coil having radius, मान लो जी कुछ रेडियस r मान लिया. So we consider a circular ring or coil having radius r and having anti-clockwise current as seen by the observer from point of consideration. क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस जगह पे रख करके आप देख रहे हैं कि इसमें करंट कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो वी कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ कॉइल हैविंग रेडियस r एंड हैविंग एंटी क्लॉकवाइज करंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन. we have to find magnetic field at an axial point let at p and OP. So we'll name this point as a O and this as a P, and OP is equal to X. इस डिस्टेंस को हमने X मान लिया और इसके रेडियस को हम लोगों ने R मान लिया. So this is X and this is R. So magnetic field at an axial point laid at P and OP is equal to X. Current is equal to I. इस करंट को I मान लिया. इसमें जो करंट पास हो रहा है उसको आपने I मान लिया कि I अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है. ओके देन. तो अब क्या करना है हमें? ये पूरा एक रिंग है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस r है और एक्सियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट p है जो कि OP है, OP डिस्टेंस पे है और OP x के बराबर है और हमें इस p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. चलो जी, हमने एजम्पशन जो लिखना था लिख लिया. अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ को आपको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है. तो आप क्या करते हैं, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट लेते हैं. सो we choose current element. हमने करंट एलिमेंट चूज किया एंड दैट करंट एलिमेंट, यहां देख रहे हैं आप, ये कैरो मैंने लगा रखा है. लेट्स सपोज इसका नाम दिया M और इसका नाम दिया N, Mn. यानी कि करंट इसके थ्रू जा रहा है. तो इसके ऊपर एक छोटा सा, यानी कि इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लिया है, दिस Mn. वैसे तो आपको ये बड़ा दिख रहा है बट दिस इज वेरी स्मॉल. सो वी चूज करंट एलिमेंट Mn and IDL वेक्टर इज इक्वल टू Mn वेक्टर लिख लिया. जो ये हमारा Mn वेक्टर है वो आइडियल वेक्टर हो गया. ठीक है. अब इस छोटे से सेक्शन के वजह से पहले हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. ये पूरा रिंग था, रिंग की वजह से आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो आपने रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लिया है एंड दैट इज Mn और उसमें करंट जा रहा है ऐसे. तो आपने क्या हुआ, यानी कि रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लोगे तो उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में उसमें करंट पास हो रहा होगा. तो ये आपने एक टेंजेंट लिया है और उस टेंजेंट के लेंथ को आपने Mn माना है और दैट Mn इज dl. So we choose current element Mn and that ideal vector is Mn vector. Magnetic field at P due to this ideal vector. Magnetic field at P due to this ideal vector. ये हमें लेट्स सपोज हमने उसको dB मान लिया. क्या मान लिया? dB. दिस इज dB, यानी इस जगह पे इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है dB वेक्टर. अब आपको ये लगेगा कि यार ये dB वेक्टर इधर कैसे है और दिस इज dB वेक्टर. तो चलो मैं वो भी आपको सिखाता हूँ. तो अब देखो जी, ये you are observer, you are sitting here or you are standing here or you are sitting this, I mean you are observing from this side
आप देख रहे हो कि ये करंट करिंग एलिमेंट है, छोटा सा आइडियल है, और उस आइडियल की वजह से आपको यहाँ पे निकालना है। तो बार्ट-सेविट लॉ क्या कहता है कि आइडियल और आर कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उस जिस पॉइंट से हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और आइडियल से जो उसका डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर कहते हैं। सो लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्मॉल आर मान ले रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ स्मॉल आर। और थोड़ा सा इस डायग्राम को आप ठीक से देखें। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि आइडियल और आर कैप, ये डायरेक्शन हमने किसका माना, आर कैप का डायरेक्शन मान लिया। तो ये डायरेक्शन हमारे लिए आर कैप का हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे एक मिनट। सो दिस इज, हमने बोला कि ये हमारा आर कैप का डायरेक्शन है। तो मैं आपको इसके लिए ये ले लिया आपने, ऐसे दिखा के बोला हेलो ये डायरेक्शन आपके लिए आर कैप का डायरेक्शन हो गया, मतलब ये आर कैप हो गया, ये आर कैप का डायरेक्शन हो गया। तो अगर अब आप थोड़ा गौर करिए, मैं आपको एक कोई चीज दिखा रहा हूं मैं। लेट सपोज अगर इसमें इसमें करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, और इसमें करंट जा रहा है, और ये करंट है, और ये देखें आप, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर है साफ साफ, ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये आइडियल है और ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो ये दोनों अभी परपेंडिकुलर है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी नाइसली, यस। अब अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे करते जाऊं, ऐसे करते जाऊं, यानी कभी ये 90 डिग्री पे, अभी भी ये कितने डिग्री पे है, इनके बीच का ये एंगल कितना डिग्री है, ऐसे रखा, तो जो ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, वो 90 डिग्री दिखा रहा है। अगर मैं इस टी को ऐसे करते जाऊं, ऐसे करते जाऊं, तो ये एंगल तो 90 ही रहेगा ना भाई, ये एंगल 90 ही रहेगा, 90 रहेगा, 90 ही रहेगा, ये तो एंगल चेंज नहीं होगा। अगर इस बात को मुझे और समझाना है, तो मैं आपको बड़े अच्छे से ये देखिए क्या दिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, पहले ये दिखा रहा हूँ, एंड देन आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड, एंड फिर मैं इसको मिटाऊंगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ओके। और अब मैं इसके ऊपर एक इस तरीके का एरो ले रहा हूँ, और ये देख रहे, देखो हेलो, ये परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा कि यार ये परपेंडिकुलर है, ये आपको दिख रहा है। मैं चलो हटाता हूँ उसको, और देखिए फिर अभी हम इसको हटाएंगे भी और समझाएंगे भी कि ये देखिए, ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है कि ये आप कह रहे हैं, अगर इसको आइडियल कह रहे हैं, इसको आप आइडियल मान रहे हैं, तो ये वाला जो दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस इसका डायरेक्शन में थोड़ा मोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टर्न दिस। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। मैंने ये चूज किया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रखा तभी ये 90 डिग्री है, यस। अगर मैं ऐसे लेके आया, अभी भी ये 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यू आर गेटिंग इट, क्योंकि आपने इसको ऑलवेज इस पे 90 डिग्री रख के ही घुमा रखा है, इसको 90 डिग्री रख के घुमा रहे हो आप। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, समथिंग लाइक दिस। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, क्लियर है पॉइंट। तो जिस तरीके से मैंने ये आपको टर्न करके दिखाया, आप देख रहे होंगे कि कैसे ये घूम रहा है, यस। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यस, वेरी गुड। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मेरा काम इसका खत्म हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये चीज अब यहाँ दिखाई नहीं देगी, सो दिस इज रिमूव नाउ। तो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हम, ये आइडियल है हमारे पास, दिस इज एम एन आइडियल, और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। तो आइडियल और इसके बीच में अगर ये ऐसे होता तब भी ये 90 डिग्री था, और आप इसको ऐसे लेके आओगे तब भी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि इस आइडियल और इस आर कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस आइडियल दैट इज डीबी, और यहाँ से इस डिस्टेंस को आप आर मान चुके हो। तो आप डीबी वेक्टर का जो लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ओके।
अब देखो ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो ये आइडियल और आर कैप है, यानी कि अब क्रॉस प्रोडक्ट याद करो या राइट हैंड पाम रूल याद करो। सपोज कर लो राइट हैंड का थंब आप इधर रखते हो और ये पॉइंट फिंगर्स इधर आप खोल देते हो, तो पाम का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना। तो अगर इस पॉइंट पे, यानी कि अगर ये वेक्टर दिखाई दे रहा है, लेट सपोज दिस इज आइडियल एंड दिस इज आर कैप, तो आइडियल क्रॉस आर कैप करोगे, आइडियल क्रॉस आर कैप करोगे, तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये है या नहीं है, यस। सो लेट सपोज दिस डायरेक्शन इज एन कैप, मतलब आइडियल ये और ये आर कैप, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन किसका, एन कैप का है। इसका मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर आइडियल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन ये आएगा, ये यूनिट वेक्टर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन हमें ये आइडियल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन यहाँ तो नहीं निकालना, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड जहां निकालना वहां निकालना है ना भाई। ओके, तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। अब देखो जी कि मैंने इस जगह पे, इस पॉइंट पे इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि जो एक्चुअल डायग्राम होएगा उसमें हम इसको नहीं रखेंगे और इसको नहीं रखेंगे, हटाएंगे, अभी समझाऊंगा मैं आपको। सो इफ यू आर ट्राइंग टू कम टू फाइंड, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस जगह पे आपको क्या करना होगा, ये आइडियल और ये आर कैप है और इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे इन दोनों का, आइडियल और इसके बीच का, आइडियल और आर कैप के प्लेन से परपेंडिकुलर आपको यहाँ खींचना है। तो ये यूनिट वेक्टर है इसका, जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे आपने एक वेक्टर खींच दिया, इसके पैरेलल आपने ये वेक्टर खींच दिया, तो जो ये एन कैप का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका है। तो जैसे ये एन कैप इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसी तरीके से ये डीबी भी किस पे परपेंडिकुलर होगा, आइडियल पे, और ये आर कैप आर कैप पे, उस पे ये परपेंडिकुलर होगा। सो ये आइडियल और आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट है और ये डीबी का डायरेक्शन मिल गया हमें। तो जो ये डीबी वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन, यानी कि जैसे ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। कुछ समझ में आया? यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे। सो इफ यू, जैसे यहाँ पे ओ रखा, पी रखा, यहाँ पे एक पॉइंट रख दो ओ डैश। सो ओ डैश पी के ऊपर ये जो डीबी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ डैश पी के ऊपर ये एन कैप भी परपेंडिकुलर है, ओ डैश पी के ऊपर ये डीबी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आइडियल क्रॉस आर कैप का हमें जो डायरेक्शन निकालना था वो यहाँ नहीं निकालना था, यहाँ निकालना था। यहाँ निकालना आसान था, निकाल के दिखा दिया कि अच्छा ये डायरेक्शन होगा, तो बिल्कुल इसके पैरेलल हमने यहाँ ले लिया। जिस तरीके से ये एन कैप इस आर कैप के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहाँ दिखा रखा, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो आप कहोगे कि सर ये यूनिट वेक्टर है और यहाँ डीवी वेक्टर है, इसकी लेंथ थोड़ी अपने बड़ी दिखाई है, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से तो बड़ा ही होगा ना भाई। यूनिट वेक्टर तो यहाँ और यहाँ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके जी, तो आपने डीवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। सो ये वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दिया, ये इसके वजह से इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन भी हमको मालूम हो गया। तो अब इस डीबी का न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, सो डीबी का न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो कितना आएगा जी। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आइडियल, ओके, और आर कैप का मॉड 1, और आइडियल और आर कैप के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप, आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया है, दिस हैज कम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ये डीबी का वैल्यू हो गया। इज दैट ओके ना? ओके। अब देखो कि ये जो ओ डैश और पी है और ओ पी है, तो हमें मालूम है कि ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, हाउ मच दिस एंगल इज गोइंग टू बी देयर। तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल भी कुछ तो होगा ना भाई। हमने इस एंगल को ऐसे बता दिया कि ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज दिस एंगल वी चूज एज अ थीटा, इस एंगल को हमने थीटा चूज कर लिया। तो अगर ये एंगल थीटा होगा और ये लाइन, जैसे देखो ये वाली लाइन और ये व्हाइट वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, दिस व्हाइट लाइन एंड दिस व्हाइट लाइन इज परपेंडिकुलर। और ये जो आपको एक स्काई, आई मीन ब्लू का शेड का जो ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आर कैप का जो डायरेक्शन और डीवी है, ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अगर इनके बीच में थीटा एंगल है, इनके और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके बीच में भी ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी थीटा। लॉजिक समझ में आया? यानी कि इस व्हाइट लाइन पे, यानी कि जो एक्सियल पॉइंट है उसके ऊपर ये एक्सिस है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, सो सिंपल। तो ये आपने डीवी निकाल दिया, और यहां तक तो समझ गया ना कि इस आइडियल की वजह से यहाँ पे डीवी ये होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? और ये डीवी का डायरेक्शन होगा, ये डीवी का डायरेक्शन होगा, और ये डीवी का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब हमने जैसे यहाँ पे ये चीज एमएन लेकर के समझा, एमएन लेकर के हमने समझा कि इस एमएन की वजह से यहाँ पे फील्ड हो गया, तो ठीक इसके अपोजिट, बिल्कुल ठीक अपोजिट यहाँ पे चले जाइए, तो यहाँ पे भी एक आइडियल वेक्टर आप ले सकते हैं। जैसे ये एमएन वेक्टर है उसी तरीके से यहाँ भी कुछ होगा आइडियल वेक्टर। फिर वहां से ऐसे चले जाए, इस जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा? तो भाई अब देखो, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, उनके बीच में ये 90 डिग्री आपको दिखा रखा है, दिस इज 90 डिग्री शोन हो गई है। तो अब इसका कैसे आएगा डायरेक्शन? तो अब ये 90 डिग्री है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये एक ही सर्कल है ना भाई, तो अगर P से और O डैश और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ पे आप O डबल डैश मानते हो, तो O डबल डैश और P, इसके साथ ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल भी थीटा बनेगा। इफ O डैश P OP के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो O डबल डैश P OP के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा, क्योंकि इट इज अ सर्कल एंड दिस 2 पॉइंट्स आर बिल्कुल डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे है, तो दिस दोनों का ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और गौर से O डैश, O डबल डैश एंड P, अगर आप ये देखें तो ये एक O डैश, ध्यान से O डैश OP, फिर O डबल डैश OP, ये जो ट्रेंगल्स दिखाई दे रहा है, और फिर आप बड़ा ट्रेंगल ले लो P O डैश एंड O डबल डैश, ये ट्रेंगल जो बन गया, तो ये एक प्लेन में हो गया ना, और इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के एक बात क्या समझ में आ रही है कि P O डैश O डबल डैश दिस ऑल आर इन वन प्लेन, और उसी प्लेन में ये डीवी है, उसी प्लेन में ये डीवी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ध्यान से समझा होना चाहिए ये। यस। तो अब इसके वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो जैसे आपने यहाँ पे, अब इसका आइडियल किधर हो गया? इधर हो गया, और ये इसका आर कैप हो गया, इसका आर कैप इधर हो गया। तो इस बार आइडियल और आर कैप करोगे तो आइडियल क्रॉस आर कैप कैसे आएगा आपका? दिस विल कम क्लॉकवाइज, तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे इनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखा रखा मैंने, तो अगर जैसे इसका एन कैप दिखा रखा मैंने, उसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। लेट सपोज हमने के कैप लिख दिया, भाई ये एक यूनिट वेक्टर है जो इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो जब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो बिल्कुल ये इसके क्या होगा? पैरेलल होगा, समथिंग लाइक दिस। तो इसके वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होना चाहिए? वो भी उसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। अब देखो, अब ये दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो अब थोड़ा सा चतुराई दिखाएं हम लोग। तो अब यहाँ पे इसको dv1 कह देते हैं और इसको dv2 कह देते हैं, वी कॉल इट dv2। बोले इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dv2 हुआ। dv1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। और dv2 का जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करोगे? सेम, ये आइडियल और ये, जैसे आपने इसको आर कैप लिखा है, इसको आप कुछ और नाम दे दो। यू कैन नेम इट समथिंग लाइक टी कैप और समथिंग, कुछ ए कैप, कुछ भी रख दो। लेट सपोज आपने बोला हेलो, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज ए कैप, तो अगर आप उसको ए कैप लिख रहे हो, आपने बोला ये ए कैप हो गया। सो ये आइडियल और ए कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, और ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर भले इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये अगर dv1 वेक्टर हुआ तो इसको हम dv2 वेक्टर कहेंगे। दोनों को dv वेक्टर और dv वेक्टर नहीं लिख सकते ना। आई होप यू गॉट इट नाउ। हाँ, अगर हम एरो नहीं लगाते, डीबी सिर्फ डीबी लिखते और सिर्फ डीबी लिखते और एरो नहीं लगा रहे होते, तब तो दोनों वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए डीबी डीबी लिख सकते थे। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इफ दिस इज dv1, दिस इज dv2। आई होप you have heard it very properly and you are understanding. So now this dv1 vector and dv2 vector के बारे में मैंने बात बता दी आपको। तो यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज आपने देखा कि जो dv1 वेक्टर होगा एंड dv2 वेक्टर जो होगा, इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू dv के बराबर। ये बात समझ गए आप? यस, dv1 एंड dv2 का मॉड dv के बराबर है, ये जो आपने dv निकाल रखा है। ओके, तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे ये dv1 लिख रहे हैं, ये dv1 लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको dv1 लिखना चाहिए, और ये आपने dv1 का मॉड निकाला है, और ये dv1 और dv2 की वैल्यू, इसको dv आपने मान लिया। ओके जी। तो अब आपने देखा इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये
P, O डैश, O डबल डैश, दिस ऑल आर इन वन प्लेन, और उसी प्लेन में ये दोनों भी है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, अब अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें, इस dv1 का इधर की तरफ कंपोनेंट निकालें, इधर और इधर ऐसे कंपोनेंट निकालें, करेक्ट? इस dv1 का कंपोनेंट इधर 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 निकालें, तो इधर क्या आएगा? दिस विल बी dv1 व्हाट साइन थीटा, इधर क्या आएगा? dv1, ये हमने इसको लिखा dv1 cos थीटा, और ये लिख दिया dv1 साइन थीटा। अब dv2 के बारे में बात करें, अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। फिर इधर इसका कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा? dv2 cos थीटा आएगा, और इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये क्या आएगा? dv2 sin थीटा आएगा। तो चूंकि ये दोनों, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल इसी प्लेन में है, और इनके ये कंपोनेंट ऊपर नीचे जो आ रहे हैं, तो dv1 और dv2 की वैल्यू तो सेम है, तो ये और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और फिर इन दोनों का सिर्फ ये कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ये बात समझ में आ रही? यस और नो? सो नाउ द आइडिया इज दैट कि अगर हम, ये समझ में आ गया कि dv1 के ये दोनों dv1 एंड dv2 का ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ ये बच जाएगा dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा बच जाएगा। नाउ जिस तरीके से इन दो पॉइंट्स के लिए हुआ, और यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिला पी ओ डैश ओ डबल डैश, ये ट्रायंगल मिला, और आपने बोला कि देखो ये डायमीटर से पास होता हुआ ये एक ट्रायंगल है, और ये एक ही प्लेन में और इसी प्लेन में ये है। तो जैसे जैसे अगर ओ डैश, मेरे हाथ हाथ देखना, जैसे ये ओ डैश और यहाँ ओ डैश था, अब अगर आप इस, ये बिल्कुल आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे है, अब अगर इसको आप चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, तो ये क्या होगा? इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का प्लेन क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ये ट्रायंगल आपको जैसा दिखाई दिया, इस ट्रायंगल का प्लेन, अभी ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था, अब ये ट्रायंगल का प्लेन क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यस, लेकिन कुछ भी होता है, जैसे जैसे ये ट्रायंगल का प्लेन चेंज होता जाएगा, उसी तरीके से ये डीबी भी क्या हो जाएगा? अलग अलग पॉइंट का डीबी भी बदलता जाएगा, और हर हाल में उसके डीबी के कंपोनेंट इधर और इधर आएंगे, और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यस, सो नाउ द पॉइंट इज कि हमने dv1 और dv2 निकाल दिया, और इतनी सारी बात हमने सीख ली। अब अगले पेज पे जाके कुछ और देखते हैं यहाँ पे। सो द फाइंडिंग फ्रॉम दिस पेज इज वेरी क्लियर कि इनका dv1 और dv2 जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से हमने उनको dv1 वेक्टर एंड dv2 वेक्टर लिया है, उनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, वो कैंसिल हो गए, और एक्सिस के अलोंग जो उनके कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल वैल्यूज के हैं, और वो क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। और हम ओ डैश और ओ डबल डैश, अगर इस डायमेट्रिक को, जैसे जैसे इस लाइन को, ये वाली जो पीली लाइन है, इसको हम टर्न करते जाएंगे, धीरे 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 180 डिग्री टर्न करे जाएंगे, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी आइडियल होंगे सब लेते जाएंगे हम, और उन सब के साथ यही हाल होगा, सिर्फ इधर कंपोनेंट बचेगा, और बाकी इधर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपको मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाना चाहा है, और कि अगर आपको दिक्कत हो फिर मैं उसको मिटाऊंगा भी। लुक एट दिस हियर, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टेल यू। मान लो कि इस तरीके से आपने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल वहां पे बन रहा था, किसके बीच में बन रहा था? द ट्रायंगल वाज बिटवीन पी ओ डैश एंड ओ डबल डैश के बीच में। अब अगर मैं इस लाइन के लॉन्ग इस ट्रायंगल को घुमाऊं, इस लाइन के लॉन्ग, ये लाइन, और सपोज करो इसकी दो ऐसे मूछें निकली हुई हैं, या दो समथिंग लाइक दिस, ऐसे, ये पूरा इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे और ये ऐसे। अगर मैं इस पूरे को 180 डिग्री घुमा दूं, इस पूरे प्लेन को, यानी कि ओ डबल डैश ऊपर चले जाए, ओ डैश नीचे आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, और हर बार, और साथ साथ और ये तो लाइन यहीं रह जाएगी, और ये लाइन ऐसे रह जाएंगी। जैसे जैसे आप घुमाओगे, ध्यान से रखना, ये वाली लाइन यहीं रह जाएगी, ये वाली लाइन यहीं रह जाएगी, ये वाली लाइन यहीं रह जाएगी, और ओ डैश और ओ डबल डैश को आप घुमाओगे, इफ यू टर्न दिस, यानी कि अगर आप इसको ऐसे और इसको ऐसे लेके जाओगे, टर्न करोगे, तो ये पी ओ डैश ओ डबल डैश, ये लाइन और ये लाइन, ये सब क्या होंगे? सब घूमते जाएंगे। तो हर बार अलग अलग, यानी कि ये, समझ गया ना मेरी बात? ये इस तरीके से घूमता जाएगा, और जब ये घूमेगा तो फिर ऑल द टाइम जो इनके किसी और जगह पे, यानी कि ओ डैश ओ डबल डैश थीटा घुमा,
तो ये लाइन भी थीटा घूम चुका है, ये लाइन भी थीटा घूम चुका है, ये लाइन भी थीटा घूम चुका है, यानी कि फिर इनके ये कंपोनेंट आएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कंपोनेंट बचता रहेगा। ये बात सुन लिया आपने, थोड़ा और क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं इसकी जरूरत नहीं समझता, तो इसको यहाँ से, चलो इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ताकि आप बाय द वे अगर आपको लिखना उखना हो और समझना हो तो आप समझ सकें इसको। तो इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे टर्न किया और इसको ऐसे टर्न किया, ठीक है जी, राइट। अगर आप, तो आप यहाँ लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से आप क्या लिखेंगे, बी, आई मीन डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा का इंटीग्रल पूरे की वजह से, मतलब इस पूरे के वजह से, देखो ना आपने ये लिया इसका डीवी कॉस थीटा, फिर ये लिया इसका डीवी कॉस थीटा, फिर कहीं और से ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ो, कहीं से भी लेके जोड़ो आप। यस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखा रहा हूँ, मैं जरा देखिए, थोड़ा देख ले, फिर मैं इन दोनों लाइन को हटाऊंगा। लेट सपोज अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया होता, यहाँ पे इनको ऐसे जोड़ दिया होता, और फिर यहाँ से एक बिल्कुल ठीक अपोजिट इधर इधर से ऐसे ले लिया होता, और फिर अब मैं बोलता कि देखो जी आप इनको ऐसे समझ लो, तो अब क्या हो जाता है, अब इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये लाइन, ये जो लाइन है, जैसे पी ओ डैश ओ डबल डैश के लिए ये लाइन बना, तो पी अब एक यहाँ कौन आ गया, ओ डैश सपोज करो, यहाँ ओ डबल डैश आ गया, तो ये लाइन तो ऐसे रह जाता, लेकिन ये वर्टिकल क्या हो जाता, कुछ ऐसे हो जाता ना। यस, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ऑल द टाइम दिस विल बी कैंसलिंग। तो अब मैंने ये बात समझा दी है, इसलिए ये ज्यादा डायग्राम खराब ना हो, इसलिए मैं इन लाइंस को यहाँ से हटाऊंगा। क्लियर है, ये हटा दिया, इसको भी यहाँ से, इन दोनों को हटा रहा हूँ धीरे धीरे, ये यहाँ ले हटा दिया। समझ गए होंगे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यस, सो नाउ व्हाट आई से दैट कि ड्यू टू सिमेट्री डीबी कॉस थीटा का रिजल्टेंट क्या आएगा जी, जीरो। डीवी कॉस थीटा का रिजल्टेंट जीरो क्यों आया, व्हाई दिस कम्स आउट जीरो, क्योंकि सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, हर बार ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे रहेगा और ये घूमता रहेगा, और इन लाइन के लॉन्ग डीबी कॉस थीटा, फिर अभी डीबी कॉस थीटा, फिर अभी डीबी कॉस थीटा, सब एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। और फिर बचेगा क्या, फिर देयरफॉर बी नेट अगर आप निकालेंगे, यानी कि बी वेक्टर नेट का मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है, आपने वेक्टर ट्रीटमेंट जो करना था कर दिया, और फिर आपने इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए इधर और इधर वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो सिर्फ यही कंपोनेंट्स बचे ना, dv1 sin थीटा, dv2 sin थीटा, dv3 sin थीटा, dv4 sin थीटा, लेकिन सारे dv1 dv2 dv3 dv4 सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या सेम है। तो अब आपकी तरफ से रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है कि बी नेट इज इक्वल टू व्हाट नाउ, सो डीबी साइन थीटा का इंटीग्रल, और कितने से कितने के बीच में, तो आपने जैसे आप इसको ओ डैश और ओ डबल डैश को इकट्ठे लेके किया, तो यहाँ पे 2 dB साइन थीटा लेना पड़ेगा, और सिर्फ पी ओ डैश को लोगे तो 1 dB का साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो आप ओ डैश और ओ डैश को इकट्ठे लेके चल रहे हो, तो आप यहाँ पे 2 टर्म लगा दो, 2 dB साइन थीटा हो गया। और फिर ओ डैश को इकट्ठे ले रहे हो, तो यानी कि सिर्फ 180 डिग्री टर्न घुमाना है, यानी कि जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से पाई तक आप 2 dB साइन थीटा लोगे, तो ये और ये इकट्ठे आ गया, फिर ये थोड़ा टर्न किया, फिर वो और उसके अपोजिट वाला इकट्ठे आ गया, फिर और थोड़ा टर्न किया, वो और उसके अपोजिट वाला इकट्ठे आ गया, तो जीरो से पाई के बीच में 2 dB साइन थीटा का आप इंटीग्रल ले लो, तो आपका बी नेट चला आएगा। ओके जी, सो अब दिस बी नेट का न्यूमेरिकल वैल्यू आया कितने के बराबर जी, 2 dB साइन थीटा है, चलो जी 2, और साइन थीटा, अब यहाँ पे तो आपके लिए ये थीटा कांस्टेंट हो गया, जैसे आपने पी चूज किया और ये ओपी चूज किया और ये डिस्टेंस एक्स फिक्स हो गया, तो ये और ये आर फिक्स है, तो ये एंगल थीटा फिक्स हो गया, तो यानी कि थीटा भी, ये थीटा फिक्स होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई इस पूरे सिचुएशन में। तो आप यहाँ से 2 साइन थीटा को बाहर लेके जा सकते हो, तो 2 साइन थीटा को आपने बाहर ले लिया, और फिर आपने इंटीग्रल किया किसका, डीवी का, कहां से कहां तक, 0 to पाई तक। ओके जी, क्लियर है। तो अब ये 2 लिखा, साइन थीटा लिख दिया, और डीवी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डीवी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके जी, so this is mu naught upon 4 pi I dl upon r square. This is mu naught upon 4 pi I dl upon r square, ये ऐसे लिख दिया 0 to पाई, करेक्ट। अब देखिए आपके पास
म्यू नॉट भी बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ गया, 2 है ही आपके पास, साइन थीटा यहाँ पे है ही, और आई भी बाहर आ गया, और ये आर जो आपका है जिसको आपने आर मान रखा है, ठीक है जी, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, जिसको आर मान रखा वो आर भी फिक्स है आपके पास, तो ये आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 साइन थीटा आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर 2 साइन थीटा सब बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या, डीएल बचा, और इंटीग्रल क्या वो 0 टू पाई तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस डीएल को, यानी कि ये डीएल, ये वाला डीएल और ये वाला डीएल दोनों ले लिया ना आपने भाई, 2 डीएल आ गया ना आपके पास यहाँ पे, तो 0 टू पाई करोगे तो ये डीएल हो गया, फिर यहाँ और यहाँ जाओगे तो ये कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा आपका, ये 2 डीएल क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना है, मैंने यहाँ 2 डीबी साइन थीटा लिखा था, करेक्ट। तो आप अगर कहोगे कि आपने 0 टू पाई लिया, ओके, लेकिन यहाँ डीएल आ गया आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप इस लिमिट को चेंज कर दो, किसके फॉर्म में लिख दो, लेंथ के फॉर्म में लिख दो, तो चलो भी उसको लेंथ के फॉर्म में लिख देते हैं, तो तब भी तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 साइन थीटा आई अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल यहाँ पे 0 टू पाई आर लिख दो आप, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो डी लेंथ 0 मान लिया, और 0 टू पाई गए तो पाई आर, यानी कि डीएल 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 ये क्या हो गया, यहाँ पाई आर हो गया, ये डीएल है, तो अब ये इंटीग्रेट होकर के क्या आ गया, पाई आर आ गया, तो आपके पास म्यू नॉट इंटू 2 साइन थीटा इंटू आई इंटू पाई आर एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। क्या काट देंगे आप, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यस 2 और 4 पाई ये कट गया इस तरीके से, ये पाई भी कट गया यहाँ से, सो 2 पाई ये कट के क्या बन गया, 2 बन गया। अब क्या है रिजल्ट, म्यू नॉट आई आर, सुन रहे हैं आप, म्यू नॉट आई आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये बी नेट निकाला आपने, सो दिस इज कमिंग आउट म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस यू आर राइटिंग साइन थीटा, यही है ना रिजल्ट, म्यू नॉट आई साइन थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक फाइनल टर्म देखिए, आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इस साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये थीटा दे रखा है, कॉस थीटा यहाँ से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज एक्स और हाइपोटेनस ये हो जाता है, और अगर साइन थीटा चाहिए तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा, यानी कि आर अपॉन स्मॉल आर करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे आप, सो दिस विल कम आउट, यानी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, और ये आर हो गया साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर, और ये आर यहाँ रख दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू आ गया। और देखो छूट रहा था, यहाँ 2 छूटा हुआ है, यहाँ 2 है, ये 2 छूट जाता है तो गलती हो जाती है, सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। अब ये स्मॉल आर को, चूंकि हमने स्मॉल आर को भी चेंज करना है, ये आर रेडियस है और ये एक्स डिस्टेंस दिया रहेगा, ये आर थोड़ी दिया हुआ रहेगा, तो इस स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो अब ये रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, सो दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और इसको लिखा ट्वाइस, और ये क्या लिखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस आर का वैल्यू रूट में आता तो यहाँ पावर 3 है, यानी कि 3/2 लिख दिया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया जी, द रिजल्ट हैज कम आउट एज बी नेट इज इक्वल टू, हियर आई एम राइटिंग दिस बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये रिजल्ट है हमारे पास इस पूरे का। तो ये जो रिजल्ट हमने लिखा है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, किसके वजह से भाई, मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू इस पूरे के वजह से, इस पॉइंट पे, यानी कि जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हैं वहां से आपने कॉइल को देखा, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, आपने जो कुछ करना था कर दिया, और करने के बाद आपने ये रिजल्ट निकाला, एंड दैट रिजल्ट हैज कम लाइक दिस। तो इस रिजल्ट में आप देखें कि म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई, यानी कि कॉइल में जो करंट जा रहा है, कॉइल का रेडियस है, और ट्वाइस और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रेडियस और ये एक्स मिल करके जो ये डिस्टेंस है, ये इसकी बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ये रिजल्ट निकाल दिया यहाँ पे। एनी डाउट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब क्या लिखोगे, तो अगर आप उसको बी नेट वेक्टर लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे आप,
ओके, अब डायरेक्शन किधर लिखेंगे? तो ये पॉइंट ओ था और ये पॉइंट पी था, तो इधर किधर किधर की तरफ डायरेक्शन है? इधर है ना, सारे डीवी साइन थीटा इधर आए, तो आप क्या लिखेंगे? ओ पी कैप. सो यू आर गोइंग टू राइट ओ पी कैप. सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट कि भाई अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, if you are watching magnet, if you want to find magnetic field here and from here you find this is anti-clockwise, तो मैग्नेटिक फील्ड O से P, OP के डायरेक्शन में, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर है? और अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखते कि अरे ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाके क्लॉकवाइज जा रहा होता, तो ये डायरेक्शन किधर आ जाता? PO कैप की तरफ आ जाता. तो इस तरीके से हम लोगों ने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दैट वी हैव फाउंड आउट. ओके, नाउ लुक हियर व्हाट आई हैव शोन टू यू. यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखा रखा है? द सेम सिचुएशन कि यहाँ पे करंट जा रहा है, तो आपने इसका डीवी और इसका डीवी, इनके वजह से फील्ड किधर निकाल दिया? इधर. तो अगर ये पॉइंट आपका O है और ये पॉइंट P है, तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ आया, ये B नॉट आ गया OP के डायरेक्शन में, OP के डायरेक्शन में, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया. दिस इज योर B वेक्टर हियर. लेकिन अगर आप इसके वजह से यहाँ ना बैठ करके यहाँ निकाल रहे होते, तो ये डायग्राम क्या ऐसे बन रहा होता? अगर पॉइंट ऑफ ये P था, यहाँ पे कोई कोई दूसरा पॉइंट ले लेते या P डैश ले लेते, यहाँ बैठ करके आप कहते कि मैं देख करके आप बताओ कि क्या होगा. तो जैसे आपने यहाँ देखा कि भाई इसके वजह से ये फील्ड आ गया और इसके वजह से ये फील्ड आ गया. कुछ समझ में आया पॉइंट या नहीं आया? ये बहुत ध्यान रखने की बात है डायग्राम. आई हैव सीन मेनी पीपल डू द मिस्टेक ऑफ मेकिंग. कुछ लोग तो सीधे खींच देते हैं. ये जो मैंने इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर बना रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका लगा देते हैं, सीधे ऐसे खींच देते हैं ऐसे, और उसको सीधे ऐसे बढ़ा देते हैं. बहुत बेसिक मिस्टेक्स हो जाता है, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है. यस भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए तो आपको पहला लेक्चर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही आपको समझाया गया और बताया गया. एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि अब अगर ये जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज लगा, तो ये डायरेक्शन बड़ा आसानी से बना दिया. अगर आप यहाँ से देखते और आपको ये क्लॉकवाइज दिखता, तो क्या ये इसका डायरेक्शन ऐसे बन रहा होता? क्या ये फील्ड इधर आ रहा होता? नहीं. देखिए, मैंने उसको यहाँ दिखा रखा आपके लिए. इफ यू लुक एट दिस, अगर आप यहाँ से देखेंगे और ये आपको, जैसे यहाँ से देखने पे ये करंट ऐसे जा रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा. तो ये अगर आइडियल होगा और यहाँ पे आप फील्ड निकालना चाहेंगे, तो इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे, ये हमारा डीवी वेक्टर होगा. ये हमारा इसके ऊपर ये डीवी वेक्टर होगा. जैसे यहाँ पे ये dv1 आ रहा था, तो इधर dv1 इधर आ जाएगा. यस. और इसके ऊपर बात करें, इस वाले सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन पे इसका फील्ड इधर की तरफ आएगा. तो मैंने आपको ये समझाने के लिए क्या कर रखा है, आप अगर गौर करें, तो ये जो कलर मैंने ली है और ये जो कलर लिया, देखें इसके ऊपर ये फील्ड दिखा है. ये ग्रीन कलर लिया है, तो मैंने ये ऐसे दिखा दिया, यानी कि इस लाइन से 90 डिग्री पे ये इधर की तरफ डीवी है. और ये पिंक कलर लेकर के इस लाइन से, यानी कि इसके वजह से आइडियल यहाँ, और ये ओ डबल डैश था आपका, और ये ओ डैश था, और ये O था और ये P था. अब O डैश P डैश, यानी कि O डैश के वजह से P डैश पे चाहोगे तो ये DB मिलेगा, O डबल डैश के वजह से P डैश पे चाहिए तो ये मिलेगा. अब इसका नाम कुछ रख लो यार, DB3 लिख दो और DB4 लिख दो, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. और फिर वही सिचुएशन होगी कि अब आपने बोला कि यार इस लाइन के ऊपर ये पोजीशन है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा, इफ दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल थीटा होगा, तो भाई ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा होगा. तो फिर इधर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा. तो यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? P डैश टू O की तरफ हो जाएगा. तो यहाँ पे बाहर आया O से P की तरफ, और यहाँ फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा? फील्ड का डायरेक्शन P डैश टू O की तरफ आएगा. सो इतने देर में मैंने आपको सिर्फ ये समझा पाया हूँ कि एक्सियल पॉइंट पे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है. आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे बार बार, तो आपको हर चीज बड़ी क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी. अब आगे चलते हैं हम लोग. तो हम लोग जो इतनी बात समझ गए हैं, और अब हम इस रिजल्ट को फाइनली यहाँ पे लिख रहे हैं दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r² प्लस x² पावर 3/2, and this is r², and we write OP cap. if P से अगर हम देखें, if we observe from P and the current is anti-clockwise, यानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है.
एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो पीओ कैप हो जाएगा, पी से ओ की तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ चला जाएगा। ये रिजल्ट हमारे सामने है। नाउ सो इस तरीके से हमने ये रिजल्ट समझ लिए कि लाइक बी वेक्टर इज लाइक दिस। तो भाई अगर आपने एंड करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा, और ये सब बात मैंने बता दी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि फॉर एन टर्न, सपोज कर लो अगर मैं ये कहूं कि वो एन टर्न्स होता, ये बात कहने का क्या मतलब है, फॉर एन टर्न्स। सपोज कर लो कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर फ्रेम है जिसके ऊपर करंट एक बार गया, अगर ये एक के बजाय इस पे एक वाइंडिंग, फिर दूसरा वाइंडिंग, फिर तीसरा वाइंडिंग, फिर चौथा वाइंडिंग अगर हम इस पे लगा देते हैं, यानी कि एन टर्न्स होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तब ये रिजल्ट क्या हो जाता है आपके पास। सो फॉर एन टर्न्स दिस रिजल्ट कुड हैव बीन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, एंड दिस इज ओपी कैप। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और ये एक्सेल पॉइंट पे होगा। अच्छा, अब अगर कहा जाए कि एट सेंटर निकालो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर पूछा जाए आपसे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पूछ दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पूछ दिया गया, मतलब आपका जो ये पॉइंट था ये एक्स बहुत दूर था आर से, ये एक्स है। अगर ये इस पॉइंट को, इस पी को और पास और पास और पास और पास और पास लेते जाओ, और ये पॉइंट पी आपका यहाँ आ गया, तब उस केस में क्या होगा, यानी कि एक्स हैज बिकम 0। सो उस केस में एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करेंट कैरिंग लूप कह लो आप, या रिंग कह लो, करंट कैरिंग लूप, तब क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट, तब आपका ये जो बी वेक्टर है ये कैसे बन जाता है, दिस बी कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, आई मीन इट विल रिड्यूस टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और यहाँ से एक्स गायब हो गया, एक्स 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, 2r³ आ गया, एंड दिस इज ओपी कैप आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट क्या आ गया जी, दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ आर स्क्वायर है ये कट गया जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2r आ गया। ये रिजल्ट आ गया फॉर एन टर्म्स, एंड ओपी कैप आ गया। ये बात समझ गए आप? और अगर वो एक्स बहुत दूर होता तो, राइट, इफ एक्सियल पॉइंट इज वेरी फार अवे, इफ एक्सियल पॉइंट इज वेरी फार अवे, बहुत दूर होता तब, इफ एक्सियल पॉइंट इज वेरी फार अवे, तो इस रिजल्ट में आप क्या करते, तो आप बी निकालने जाते, तो आप लिखते म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तो आर का एक्स के साथ कंपेरिजन नहीं है, और 2 यहाँ पे आर का एक्स के साथ कंपेरिजन है, और एक्स बहुत बड़ा है, आर छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, और अभी भी आप ओपी कैप लिखेंगे। तो ये रिजल्ट कब इस्तेमाल हो रहा है, ये रिजल्ट कब इस्तेमाल हो रहा है, और ये रिजल्ट कब इस्तेमाल हो रहा है, ये कंडीशंस भी आपको बता दिया गया। क्लियर है पॉइंट? अब अगर आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए तो आप जरा गौर करिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लूप लिया और उसमें करंट पास हो रहा है, कैसा जा रहा है करंट, यू आर वॉचिंग दिस, यू फाइंड द करंट इज गोइंग, करंट का डायरेक्शन कैसे, कुछ इस तरीके से, ये क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आपसे बोला जाए इसकी वजह से यहाँ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज यहाँ पे एक आइडियल लिया, देखिए कैसे निकाल रहे हैं आप, लेट सपोज यहाँ पे एक आइडियल लिया आपने, बोला हेलो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, बोला ये आइडियल है जी, ये आपका, बोला ये आइडियल ले लिए, इस पॉइंट पे आपका ये आइडियल हो गया, इस आइडियल की वजह से, और ये डायरेक्शन किसका हो गया आपके लिए, ये बोला हेलो ये आर कैप का हो गया। अगर ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो आइडियल टू आर कैप कैसे जाएंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, तो देखो जी आउटवर्ड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अगर ये आइडियल इधर, अच्छा किसी भी जगह से, यहाँ से भी ले कोई, इसको ज्वाइन कर दो, या यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट सपोज यू टेक अ टेंजेंट लाइक दिस, यहाँ पे टेंजेंट ले लेते, बोलते हो ये आइडियल ले लिया, ये आर कैप हो गया, यहाँ से देखो तो तब भी फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस पूरे की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्लेन के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंड चूंकि आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है
तो करंट आई मीन किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है एंड you want to find magnetic field at center, and who finds that the current is anti-clockwise? Observer finds. क्योंकि किसी सर्कुलर लूप में करंट अगर जा रहा है तो एक साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरे साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा. इज दैट ओके? तो आप जिस साइड से हैं उधर से देख रहे हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है, तो आपके लिए क्या होगा, उस प्लेन से आपकी तरफ आउटवर्ड, आप मतलब आपकी तरफ चला जाएगा. और आप जिधर खड़े हैं वहां से आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो फील्ड क्या होगा, इनवर्ड. मतलब लेट सपोज आप ऑब्जर्व कर रहे थे इधर रह करके, यू दिस इज योर आईज एंड ये आपकी आंखें हैं, और आप इधर से रह के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस वे. You are the observer and you watch that it is anti-clockwise. And here if you look at that, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज. तो उसके लिए यहाँ पे फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड नहीं होकर के किधर होगा, इनवर्ड होगा. क्लियर हो गया पॉइंट? सो magnetic field at center of the circular coil, magnetic field at center of the current carrying circular coil is mu naught ni by 2r न्यूमेरिकली. और डायरेक्शन वाइज तो हमने बता ही दिया. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. ये ध्यान रखने की चीज है, आपने खुद ही देख लिया कि कैसे डिराइव हुआ है, और आप अगर ये रिजल्ट याद नहीं रखेंगे तो आप फंसेंगे, बुरा बुरा फंसेंगे. चलो जी, तो इस तरीके से हमने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक्सियल पॉइंट पे या सेंटर पे हमने निकालना सीख लिया. अब जरा आगे चलते हैं, और अब आगे चल के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए जो रखा है वो थोड़ा डिफिकल्ट रखा है. लेट्स सी हाउ डू यू डील विद दिस. तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, और डिफिकल्ट क्या है, सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज चौधरी स्पेशल, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, ये आज ही बना है ये क्वेश्चन मैंने आज ही खड़ा किया है. फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन आई हैव ड्राफ्टेड. नाउ लुक व्हाट इज दिस. यहाँ से ये सपोज करो ये करंट आ रहा है इस तरीके से, और बिल्कुल इस तरीके से ये सर्कुलर फ्रेम है, ऐसे आया. फिर ये बिल्कुल ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास है, मतलब ये मत समझ लेना सिर्फ ये इसलिए रखा गया है कि ये यहाँ पे टच ना करे, बस बिल्कुल करीब से ऐसे निकाल दिया. फिर उसी तरीके से इसको ऐसे घुमा करके ऐसे लेते लेते फिर इसके बहुत पास से यहाँ ले गया है, और फिर ऐसे ले जाकर के इसके पास से इसको ऊपर उठा दिया, समथिंग लाइक दिस. ये सिचुएशन है जी. और ये ओ पॉइंट है, यानी कि सेंटर है, और आपसे पूछा जाए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए खुद ही बना करके रखता हूं मैं, कि आपको थोड़ा एक्साइटमेंट नजर आए. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि ऐसा नहीं है कि मैं जितने क्वेश्चंस कराता हूँ कहीं ना कहीं बुक से मिल जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. मेनी ऑफ देम आर माय क्वेश्चंस एनीवे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ, इसको थोड़ा वर्डली फ्रेम करते हैं आपके लिए. तो ये किस तरीके से जाएगा, लाइक फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at center due to given arrangement भाई इस अरेंजमेंट की वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल एट सेंटर ओ. ओके. करंट इन लूप और स्ट्रेट वायर इज आई. करंट आई है, एंड रेडियाई of outermost middle one and innermost circle are CBA respectively. मतलब ये डिस्टेंस हमारे लिए C है, ये डिस्टेंस हमारे लिए B हो गया, और ये डिस्टेंस हमारे लिए A हो गया. समझ गया आप? ये C है, ये B है, और ये A हो गया. सो आउटर रेडियाई ऑफ आउटर में मोस्ट मिडल वन एंड इनर मोस्ट सर्कल आर CBA रिस्पेक्टिवली. करंट आई पास हो रहा है, आपको इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. क्या करेंगे आप? सो
let's see how the solution is being made here. So you see, ये जो पॉइंट है और ये जो वायर आ रहा है, बिल्कुल ये जो करंट ऐसे आ रहा है, इस करंट कैरिंग वायर का कोई लेंथ दे रखा नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करें कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये और ये जो सेंटर है, ये दोनों क्या होंगे, एक लाइन पे होंगे। इसलिए इस पोर्शन के वजह से इसका नाम कुछ रख देते हैं। लेट सपोज आई नेम दिस पोर्शन जे के, और इसका नाम रखा ये एल, और ये पॉइंट इधर आप मान लो एम, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये जे के और ये एल एम पोर्शन मान लिया। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पहले जेके सेक्शन, जेके सेक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जो भी करंट आ रहा, ये सेंटर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लाइन पे पड़ेगा, सो दैट विल बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, आई सेड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू जेके सेक्शन, तो जेके सेक्शन की वजह से क्या हो गया जी, जीरो हो गया। ओके, ड्यू टू आउटर मोस्ट सर्कल की बात करें तो आउटर मोस्ट सर्कल की वजह से कितना होगा फील्ड, तो दैट फील्ड इज, ये कैसे जा रहा करंट, हाउ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, so you'll say that okay, mu naught I and the radius of that, I mean फॉर्मूला पढ़ा हमने mu naught ni by 2r, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गया 1, n I अपॉन 2r, और उसका रेडियस कितना है जी, that radius is c, and since n is equal to 1, since n is equal to 1, therefore this b outermost circle की वजह से this b1 is equal to mu naught I upon 2c. This is what it is. And what will be the direction? Outward, ऊपर की तरफ. So अगर इस पॉइंट को मैंने O मान लिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब लेट सपोज हमने यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लिया, रेफरेंस कुछ इस तरीके से यूज किया, लाइक दिस, बोला कि इधर की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। सपोज करो ऐसे जो होगा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, कुछ एक मिनट बच्चा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप यहां देखें कि इसको ये जो इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, और ये जेड एक्सिस हो गया, तो इधर वाले को हम क्या कहेंगे, के कैप कह देते हैं, दिस इज के कैप, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम माइनस के कैप कह देंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको प्लस आई कैप कह देंगे, इधर माइनस आई कैप कह देंगे। ऐसा होगा तब, अगर इधर हुआ तो ये जे कैप, और इधर हुआ तो माइनस ए कैप। ये हमने एक डायरेक्शन हमने यहाँ पे मान लिया। ओके जी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये मान लिया। नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास ये B1 जो है, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2c आया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड ऊपर की तरफ। सो यू आर राइटिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2c एंड यू आर राइटिंग के कैप। ये B1 हो गया जी आपका इधर की तरफ। ओके, सो दिस B1 वेक्टर इज दिस। अब अगर फिर आप ऐसे चले गए, यहाँ पे आ गए, फिर ये पार्ट, दिस स्मॉल सेक्शन इज अगेन इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, तो इस पार्ट का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। फिर आप ये पूरा का पूरा कैसे घूम गए, अब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सो मिडिल सर्कल की वजह से अगर आप देखें तो मिडिल सर्कल की वजह से आपका फील्ड क्या हो जाएगा, मिडिल सर्कल की वजह से फील्ड आएगा B2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2b, एंड उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड, सो दिस इज माइनस के कैप, कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, अब इनर सर्कल की वजह से देखें तो क्या होगा, इनर सर्कल की वजह से, और फिर आप ये पिंक वाली लाइन ऐसे घूम के यहाँ पे आ गए, फिर ये व्हाइट सेक्शन जो दिख रहा है ये भी ऑलमोस्ट उसी लाइन पे पड़ेगा, तो इस वजह से कोई फील्ड नहीं होगा। और अब ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज B3, आप निकालने जाओगे तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और दिस इज प्लस के कैप। हो गया, तो ये तीन पार्ट आपने निकाल दिया। अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये जीरो हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, नहीं। अभी यहाँ से ऐसे जाने के बाद ये वायर कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और आपको फील्ड यहाँ पे चाहिए,
तो आपने पिछले सेक्शन में, पिछले लेक्चर में आपने करंट कैरिंग स्टेट वायर की वजह से पास के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना सीखा है ना, और इस वायर की लेंथ नहीं दे रखी होगी, और अब ये मान के चलेंगे कि ये जो रेडियस होगा दैट इज वेरी स्मॉल एंड दिस लेंथ इज वेरी बिग, तब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और ब्रैकेट में साइन फाइव वन एंड साइन फाइव टू। तो भाई फाइव टू तो है नहीं, और फाइव वन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? सो ड्यू टू एम एल सेक्शन नाउ, सो ड्यू टू एल एम सेक्शन, एल एम सेक्शन की बात करें तो वो कितना होगा जी? लेट सपोज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो आई से B4 वेक्टर। सो पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या रिजल्ट लिखेंगे? सो म्यू नॉट आई, नीचे 4 पाई, दैट डिस्टेंस इज हाउ मच? C, और साइन पाई फाइव वन और साइन फाइव टू, फाइव टू तो जीरो हो गया, और फाइव वन की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन 90 डिग्री, सो दैट बिकम्स 1। सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई C। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसके वजह से ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो ये कैसा दिखाएगा आइडियल टू आर कैप? क्लॉकवाइज। तो इसका फील्ड किधर आएगा? इनवर्ड। तो इनवर्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। सो इसका मतलब इस वाई एक्सिस पे आएगा। अब आपका देखो एक गलती हुई है यहाँ पे, अगर आप इसको एक्स आई, इसको जे और इसको के मानते, नो दैट्स फाइन। तो अगर आप इसको एक्स माना, इसको वाई माना और इसको जे माना, तो इसका फील्ड किधर आया? इस पार्ट का, इसका फील्ड किधर आया? आइडियल। और ये इस पे इनवर्ड आएगा, इसका इनवर्ड मतलब किधर हुआ? इस वाले एक्सिस पे होगा। तो ये आप क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई C, एंड दिस इज अलोंग जे एक्सिस, पॉजिटिव जे एक्सिस। ये बात समझ में? यानी कि ये करंट है और आपको बोलेगा यहाँ फील्ड निकालने के लिए, तो ये किधर होगा? इनवर्ड होगा। और आपके इस एजम्पशन में इसको एक्स, इसको माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस प्लस वाई, और ये माइनस वाई है, दैट इज माइनस जे, ऊपर प्लस जेड और माइनस जेड, यानी कि प्लस के और माइनस के मान रखा है। तो और इस एजम्पशन में कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव जेड की तरफ होगा। तब आपके पास ये वाला फील्ड जीरो है, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। तब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी? व्हाट इज दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड? सो दिस बी नेट इज इक्वल टू, बी नेट इज इक्वल टू, सो म्यू नॉट आई सब जगह है। ओके, म्यू नॉट आई सब जगह है, मतलब सिर्फ सर्कल्स की बात करो, और म्यू नॉट आई यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या है जी? के कैप बाई 2C, देख रहे हैं? के कैप बाई 2C। यहाँ क्या है जी? माइनस के कैप बाई 2B, करेक्ट? सो दिस इज 1 के कैप बाई 2C, देन माइनस के बाई 2B, और देन प्लस के कैप बाई 2A। ये फील्ड आया तीनों सर्कल की वजह से, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई C और जे कैप। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? सो यू हैव नाउ म्यू नॉट आई, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1/2C, 1/2A माइनस 1/2B, दिस एज अ के कैप, और प्लस 1/4 पाई C एंड जे कैप। ये आपका फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। समझ गए बेटा? तो ये देखने में भयानक लग रहा था, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हाउ दिस इज बीइंग अप्लाइड क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये एक क्वेश्चन हमने इसमें क्या किया, सर्कल को भी यूज कर लिया, स्ट्रेट वायर को भी यूज कर लिया, ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान होना चाहिए, तो लेट्स सी। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ देखें कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल है। इसका जो प्लेन ऑफ सर्कल है और इसका जो प्लेन ऑफ सर्कल है, दोनों का प्लेन ऑफ सर्कल क्या है? 90 डिग्री पे। दोनों का प्लेन ऑफ सर्कल 90 डिग्री। जस्ट टू मेक यू फील मच बेटर, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी? तो ये एक तरीके से, ये इसका प्लेन ऑफ सर्कल और इसका प्लेन ऑफ सर्कल, इन दोनों का प्लेन ऑफ सर्कल जो है एक दूसरे से क्या है? 90 डिग्री पे। तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो आईजे वाला सिचुएशन आप मान के चलो, फिर आप आसानी से कर पाओगे। सो लेट सपोज दिस इज आई कैप, दिस इज प्लस जे कैप, एंड दिस इज प्लस के कैप, ऐसे मान लिया, माइनस जे, माइनस के, एंड माइनस आई कैप। ये एजम्पशन ले लिया अपने डायरेक्शन के लिए। ठीक है जी? तो आपसे कहा जा रहा है कि देयर आर
there are two concentric circles. There are two concentric circular loop. There are two concentric circular loop, but their planes are perpendicular. The planes are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. Planes are mutually perpendicular. If current passing in each is I, then find magnetic field at center. सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज आर, ऐसे मान लो. अब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिखा रखा भाई. सो यू आर द ऑब्जर्वर. लेट सपोज आप इस प्लेन को सामने से देख रहे हैं, तो आप इस प्लेन को देख रहे हैं, तो ये येलो वाला जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है, ये कैसा इसमें करंट जा रहा है. इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. यू आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका आउटवर्ड क्या होगा, मतलब आपकी तरफ, आपके एजम्पशन में इसका आउटवर्ड मतलब माइनस जे पे आएगा, यानी कि नेगेटिव जेड पे आएगा, नेगेटिव वाई एक्सेस पे आएगा. माइनस जे कैप से आपने दिखा रखा है इसको. क्लियर है पॉइंट. यस. तो यानी कि अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. सो व्हाट वी से दैट कि बी ड्यू टू योलो, लेट्स सी, इस सर्कल का नाम 1 रख दिया और इस सर्कल का नाम 2 रख दिया. सो व्हाट आई एम सेइंग, B1 वेक्टर 1 की वजह से जो सेंटर पे हुआ वो क्या हुआ. ठीक है जी. सो B1 वेक्टर क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट, एक ही टर्न है, सो यू विल राइट म्यू नॉट आई, एंड इसका रेडियस क्या लिखेंगे 2r, और क्या होगा डायरेक्शन इधर की तरफ होगा. सो यू आर राइटिंग माइनस जे कैप. हो गया. और अगर B2 की बात करें तो क्या लिखेंगे आप, ये आपने येलो वाला की वजह से निकाला. अब जो ग्रीन वाला है उसको आप इधर साइड से ही रह करके देख रहे हैं, तो अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है. यू सी, थोड़ा आपको अपनी पोजीशन बिल्कुल आप इस प्लेन के, यानी कि जो ग्रीन वाला का लूप है उसी प्लेन में यहाँ रख देने से नहीं होगा, थोड़ा आपको इधर बनाना पड़ेगा. सो लेट्स सपोज यू आर द ऑब्जर्वर, एंड यू आर वाचिंग. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसका ये निकाल दिया. और ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, दिस इज पासिंग क्लॉकवाइज. तो अगर आपको ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो इसका किधर होगा, इनवर्ड. तो इसका इनवर्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में. और ये क्या है, माइनस आई कैप. तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये क्या होगा, माइनस आई कैप हो गया. तो व्हाट आई वांट टू ट्रेन यू कि ये फॉर्मूला तो आप निकाल ही लेते, ये जो वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर छोड़ा था, और फिर कैपेसिटर सब कुछ पढ़ते गए और फाइनली अब यहाँ पे आके फिर वेक्टर आ गया. सो दैट इज व्हाई वेक्टर एंड कैलकुलस, आई मीन फिजिक्स का साथ नहीं छोड़ने वाला, और एनी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट गोइंग टू लीव फिजिक्स. तो आपको इन टॉपिक्स का मस्त नॉलेज होना ही चाहिए, तभी जाके बात बनेगी. सो दिस B1 इज दिस और B2 इज दिस. ये B1 और B2 निकाल लिए, यानी कि इसका डायरेक्शन किधर हुआ, इधर की तरफ. इसका डायरेक्शन खुद हुआ इधर की तरफ. तो आप क्या करेंगे जी, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर हो जाएगा. B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर का सम. एंड फिर आपके पास B का मॉड अगर निकालना, यानी कि व्हाट आई वांट टू से दैट, ये आपका कुछ इस तरीके से आया, ये आपका B1 है और ये आपका B2 आया. इधर कहीं पे रिजल्टेंट हो जाएगा, इधर कहीं रिजल्टेंट हो जाएगा. ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जी. दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में. और इस बी का मॉड लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. सो फाइनली ये तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और दिस बिकम्स √2. क्लियर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया. और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता ही है कि आपने कैसे लिखना है. वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हो तो दिस B इज इक्वल टू नाउ म्यू नॉट आई अपॉन 2r बाहर, और यहाँ क्या लिखा, माइनस टर्म यहाँ लगा दो, और आई, चलो इस माइनस को अंदर देखो, माइनस आई माइनस जे. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो सो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत अहम रोल प्ले करता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा ही सीखा है। क्लियर है बच्चा लोग? अब आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहे हैं, एंड लेट्स सी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रखूंगा। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग कि कुछ इस तरीके से बना दिया गया, बोला कि एक स्ट्रेट वायर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे गया और ऐसे चला गया। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, करंट आई जा रहा है और इसका रेडियस आप आर दे रखा है, समथिंग लाइक दैट। ये करंट आई चला गया इस तरीके से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा? सो दिस बी वेक्टर का को लिखे होगी, इसके वजह से फील्ड जीरो, इसके वजह से फील्ड जीरो, चूंकि बोथ आर ऑन द सेम लाइन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम लाइन पे, तो इनकी वजह से तो यहाँ फील्ड होगा नहीं, सिर्फ इसके वजह से फील्ड होगा। और ये करंट कैसा जा रहा है? यू फाइंड दिस इज क्लॉकवाइज, तो इसका फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ, यस, इनवर्ड की तरफ। सो दिस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज, और ये आधा सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, तो पूरे सर्कल का फील्ड कितना आया? म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, एन टर्न्स के केस में। टर्न नंबर वन हो, अगर टर्न का नंबर वन हो तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होगा, और अगर आधा ही सर्कल है तो उसको भी आधा कर दो, तो अब ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो हाफ ऑफ द म्यू नॉट आई बाई टू आर, हाफ क्यों लगाया? क्योंकि आधा सर्कल है, यस। और स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। और इसके डायरेक्शन के हिसाब से जो भी हमने डायरेक्शन माना, तो उसको इनवर्ड लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे देखो, याद होगा मैंने पढ़ाया ना कि ये इनवर्ड दिखाने का तरीका है। सो दिस इज बी वेक्टर, तो बी का मॉड अगर आपसे पूछ दिया गया तो आपके पास रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, फोर आर आ गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन। क्लियर हो गया? अब मैं लर्न ओवर हियर कि कैसे, अगर ये आधा ही सर्कल हुआ तो इस रिजल्ट को हमने हाफ किया, ये बात समझ गए हो गया। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड अनदर क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सपोज कुछ ये ए बी पोर्शन आपसे यहाँ कह रहा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अब आपको इसके वजह से यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए बात कही जा रही है कि भाई इसके वजह से फील्ड बताओ। और ये दे रखा है, ये 20/√3 दे रखा है, ये 10/√3 मीटर दे रखा है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस तरीके से दे रखा है आपके लिए, और बोले यहाँ का फील्ड बताओ। सो जस्ट टू मेक यू फील मोर बेटर, राइट, दिस डाटा इज वाज नॉट रिक्वायर्ड over here. So now what I say that कि अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस ए बी सेक्शन की वजह से बताओ यहाँ पे फील्ड कितना होगा, तो क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस? सो लुक एट दिस। अगर ये पूरा होता है यहाँ पे, तो यहाँ का फील्ड बड़ी आसानी से हम निकाल सकते थे। क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास, सो इस पूरे के वजह, अगर ये पूरा होता तो हम यहाँ का फील्ड क्या फॉर्मूला लगाते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई दैट डिस्टेंस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, फाइव वन होगा, फाइव टू तो होता ही नहीं। लेकिन अब तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी हमारे पास कंप्लीट नहीं, तो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो इस पूरे के वजह से कितना फील्ड होता है, इस पूरे के वजह से यहाँ पे क्या फील्ड होता है, और इस पूरे के सिर्फ अगर ये इतना होता तो फील्ड क्या होता है? तो इस पूरे का फील्ड जितना होना चाहिए और फिर इसके वजह से जितना फील्ड होना चाहिए, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो काम हो जाएगा हमारे लिए। तो इस केस में लेट्स सी, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेट बी वन वेक्टर फील्ड फील्ड ड्यू टू ओ बी सेक्शन, and B2 is field field due to field due to OA section, OB section और OA section। अगर पूरा ये होता तो क्या फील्ड होता, और अगर सिर्फ OA होता तो क्या होता? तो ये पूरे की वजह से होता, और ये हमको मालूम हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो इसका मतलब कि हम जो हमारा बी वेक्टर होगा वो क्या करेंगे, हम बी वन वेक्टर
जो फील्ड ड्यू टू ओबी सेक्शन होना है दैट माइनस B2 वेक्टर कर देंगे, इसके वजह से होगा उसमें से ये वाला, इसका जो होगा उसको माइनस कर देंगे आप। अब हमें पता है कि करंट इस पूरे के वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ट। राइट हैंड पाम रूल लगा लेंगे, ये डायरेक्शन है करंट का, ये खोल देंगे तो ये इनवर्ट की तरफ ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे आपने डायरेक्शन लगा लिया यहाँ पे। या अगर ये करंट सेक्शन है तो ये इसका राइट साइड है, राइट साइड पे मैग्नेट फिर इन्वर्ट होता है, तो ये आपने ऐसे लिख दिया। यानी कि ये आपने लिख देने के बाद आप चूंकि B1 और B2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिस इंप्लाइज B वेक्टर कैन बी रिटन एज B1 माइनस B2। नाउ हाउ मच B1 इज, B1 कितना है, तो देखो ये सपोज कर लो मैं ये जैसे इसको फाई लिखता था और इसको थीटा लिख देता, एक जनरलाइज रिजल्ट बना देते हैं, तब ये रिजल्ट क्या बनता है। सो दिस B1 माइनस B2 लिखते हैं, यानी कि ये B की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस B इज इक्वल टू नाउ B1 को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मतलब दिस डिस्टेंस एंड साइन फाई, और फिर उसकी वजह से क्या होता है डिस्टेंस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड साइन थीटा। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड दिस इज साइन फाई एंड माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा। ये ऐसे रिजल्ट आपको, अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो ये रिजल्ट आपको बना लेना चाहिए। तो मैं तो आपको सर्कुलर की वजह से पढ़ा रहा था, बट ये वाला क्वेश्चन उस वाले लेक्चर में स्ट्रेट वायर में मुझे कराना चाहिए था, आई फॉरगॉट, सो आई थॉट कि इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ ताकि फिर दोनों को मिलकर के बड़े सारे क्वेश्चंस बनाए जा सके। तो इस तरीके से ये रिजल्ट यहाँ पे खड़ा हो गया। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई माइनस साइन थीटा कर दिया हमने यहाँ पे। यानी कि अगर इस तरीके का सेक्शन होगा और कोई यहाँ पे पूछे और आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए, हियर दिस इज आई एम सेइंग थीटा एंड दिस आई एम सेइंग फाई, ऐसे मान करके मैंने ये रिजल्ट लिखा है। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, सो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ तो चाहिए, तो यू आर सेइंग कि ओके दिस B इज इक्वल टू नाउ म्यू नॉट आई और 4 पाई ए नहीं पता आपको कि कितना है। अब ए निकालने का क्या जुगाड़ है भाई, जरा देखो, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो 60 डिग्री। ये कितना है 20/√3 और ये कितना है 10/√3, तो ये टोटल कितना हो गया जी 20/√3 प्लस 10/√3 दैट इज 30/√3, यानी कि दिस टोटल कम्स आउट 10√3। सो अगर OB निकालोगे तो OB की वैल्यू होगी क्या, OA प्लस AB, एंड दिस कम्स आउट 10/√3 plus 20/√3, so this comes out 30/√3, so that comes out 10√3। अब अगर OB आपको पता चल गया कि 10√3 है तो OP कितना होगा, सो 1060 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है, so this 1060 degree is equal to perpendicular upon base, that is OB upon OP, so this is √3, correct, this is √3, so this OP is equal to now OB इज 10√3 और नीचे ये √3 हो गया, कट कट आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। तो बड़े बेसिक्स वैसे भी कर सकते थे, इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ वाला ये सेक्शन थोड़ा गलत जगह पे जाके हिट कर गया, यस। सो व्हाट आई से, एक मिनट, सो दिस इज, ये हमारे पास OP चला है, सो नाउ म्यू नॉट आई अपॉन दिस OP इज A, सो दिस इज 10, और साइन फाई दैट इज साइन 60 डिग्री एंड दिस इज साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, सो दिस इज √3/2 माइनस 1/2। ये रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 10 एंड दिस इज √3 माइनस 1/2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें करंट की वैल्यू दी होनी चाहिए, अगर दी होती लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू AB सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एंड I इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैंने यहाँ 10 एम्पियर रख दिया, कितना 10 एम्पियर, तब ये वैल्यूज हो कितना के भाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, यहाँ पे आपने लिखा 4 पाई और ये कितना हो गया 10, और यहाँ पे आई की वैल्यू भी कितना है 10 एम्पियर और ये क्या हो गया √3 माइनस 1/2। सो देखो जी ये 10 इस 10 से कैंसिल, ये 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल, ये क्या आ गया 10 का पावर -7
and √3 minus 1 by 2 यूनिट। अब यू से दैट कि सर अभी तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पढ़ा ही नहीं, या आई मीन इंतजार करो, जब हम लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे वहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट को निकालना समझदारी है। वैसे तो हम लोग यहाँ से भी निकाल करके दिखा सकते हैं, बट इट्स बेटर दैट देयर वी शुड स्टडी। तो इतना यूनिट ये हमारे पास फील्ड होगी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम, दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग इट। इज दैट ओके? सो दिस इज a result of importance. I want you to take care of this. Now go to the another question here. Now this question says, this is question number 5. Yeah. So let's suppose situation is like this कि ये ऐसे आया करंट, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। बोला ओ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब ये थीटा हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, ये आर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आप इसके वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा? 0। और ये जो करंट जा रहा है उसके वजह से यहाँ फील्ड कितना होगा? 0। तो सिर्फ इतना ही सेक्शन की वजह से फील्ड होगा ना यहाँ पे। और ये करंट कैसे दिखा रहा है आपको? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। तो आपको अब इस पूरे की वजह से फील्ड कितना होगा यही नहीं निकालना आ रहा है। सर्कल की वजह से तो जानते हैं, और हाफ सर्कल का तो आप जानते हैं। तो आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। तो जो सीखना था आपको, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ आर्क, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। ये सेंटर ऑफ आर्क है, वहां पे आपको निकालना है। सो ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यहाँ पे ड्यू टू straight wires field at O is equal to 0, 0 लिखा हुआ है। field at O is 0, and due to curved part, curved section, तो वो कैसे निकालेंगे? तो अब देखो यहाँ पे, सो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आपने पढ़ा है किसके वजह से? 360 डिग्री की वजह से भाई। यस, सो इसका मतलब 360 डिग्री is mu naught ni by 2r. So theta degree means how much? So mu naught ni by 2r, or this is 2r and this is 360 degree, और into theta। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? यानी कि आप सीधा आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये समझ में आया ना कि कर्व सेक्शन यानी किसी आर की वजह से आपको सेंटर पे निकालना है। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। यस, क्लियर पॉइंट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस 360 को 2 पाई बना देते हैं, तो यहाँ 4 पाई आर लिख देते हैं, और यहाँ थीटा डिग्री में लिखना याद रखते हैं। तो अब वो गड़बड़ हो जाएगा कि अगर इस 360 को आपने 2 पाई बना दिया, यानी कि रेडियन में लिख दिया आपने, और इस थीटा को डिग्री में छोड़ देंगे, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो अगर यह डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ डिग्री है और ये डिग्री है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये बी आया कितने के बराबर। दिस बी की न्यूमेरिकल वैल्यू इज नाउ म्यू नॉट एन की जगह पे 1, आई की जगह पे 2 एम्पियर, एंड आर के जगह पे 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 का पावर -2, और यहाँ 2r लगता है। सो ये म्यू नॉट एन आई ऑन 2r, एंड थीटा इज 60 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। तो ये 1/6 हो गया। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या है? म्यू नॉट 2 कैंसिल, दिस इज 10 into 10 का पावर -2, एंड दिस इज 1/6। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 60 into 10 का पावर -2। ये आपका बी रिजल्ट आ गया। तो यहाँ आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो हर जगह पे मैंने आपको ये, इस जगह पे ये रिजल्ट सिखाया, इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट सिखाया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको इसका हाफ करना बता दिया। ठीक है जी। यहाँ पे ये कैसे प्लेन डिफरेंट होने से वेक्टर का इस्तेमाल सीखा आपने। इस जगह पे आपको थोड़ा सा बस परेशान करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया था, बट आप समझ गए कि कैसे स्ट्रेट वायर एंड सर्कल दोनों साथ साथ होते हैं तो कैसे यूज करते हैं। फिर कैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला जो ये पोर्शन आपने निकाला साइन 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा के ये सॉल्व किया आपने। सो ऑल राइट, सो दिस क्वेश्चंस आई हैव मेड यू एक्सप्लेन। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। व्हाट डज इट से? देखो यहाँ पे एक R1 है जिसका रेडियस R है, ये एक लूप है, इस लूप का रेडियस R1 है, दैट इज इक्वल टू R। ये दूसरा लूप है,
इसका R3 इज इक्वल टू 3R, ये एक सामने लूप दिखाई दे रहा R2 इज इक्वल टू 2R, इनके बीच का ये सेपरेशन कितना है 4R, और ये P एक पॉइंट है इन दोनों के कोएक्सियल लाइन पे, यहाँ पे बीच पे एक पॉइंट रखा हुआ है. सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at P which is midpoint, which is at midpoint of separation between centers, midpoint of separation between centers के separations के बीच का midpoint है. Current in each circular loop is equal to I. सब में करंट कितना पास हो रहा है? I पास हो रहा है. इसमें करंट आपको दिख ही रहा है, करंट दिख ही रहा है, इसमें दिख रहा है, सब में करंट ऐसे दे रखा है. ये रिजल्ट है आपको. अब ये कंडीशंस है और उसको ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P which is at मिड पॉइंट ऑफ सेपरेशंस बिटवीन सेंटर्स, करंट इन ईच सर्कुलर लूप इज I. आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. तो इसके साथ मैं आज का ये लेक्चर खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शंस. Thank you very much for watching this. Keep watching, keep liking, keep sharing, keep promoting. Thank you very much. If you are not subscribed, do it fast. Thank you. God bless you.